हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर कई अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 5 टाइप की वैरायटीज़ है क्वेश्चंस की जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें हमें मालूम होना ज़रूरी है, तभी हम कैलेंडर के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है जो हमें पता होना ज़रूरी है। नंबर 1, हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ईयर कौन-कौन से होते हैं। एक कैलेंडर जो होता है उसके अंदर जो ईयर्स होते हैं वो अलग-अलग तरीके के होते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नंबर 2, हाउ टू रिमेंबर डेज़ ऑफ मंथ, यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो 12 महीने होते हैं उनके जो दिनों की संख्या है वो हमें किस तरीके से याद रखें। ये एक तरीका है जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर्स, जो ईयर्स आपको दिए जाएँगे उसमें से आपको लीप ईयर्स को आइडेंटिफ़ाई करना है और जनरल ईयर को आइडेंटिफ़ाई करना है। तो इसका भी अपना एक तरीका है जो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 4, हाउ टू नो नंबर ऑफ लीप ईयर्स, यानी कि लीप ईयर्स की अगर बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ ईयर्स अगर हमें दिए गए हैं तो उनके अंदर लीप ईयर की संख्या कितनी होती है। जैसे आपको दिए गए हों 100 साल, 200 साल, 300 साल, 50 साल या 70 साल, तो इनमें लीप ईयर्स कितने आते हैं और ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो के अंदर देंगे। नंबर 5, व्हाट इज ऑड डेज, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट होता है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि ये पूरा कैलेंडर जो है इसके अंदर हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन करने का हमारा केवल एक ही मोटिव होगा, ऑड डेज पता करना। अब ये ऑड डेज क्या होते हैं और ये कैसे पता करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कैलेंडर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कंपटीशन एग्जाम के अंदर कैलेंडर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके अंदर आपको एक बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कैलेंडर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो कौन से कैलेंडर से पूछे जाते हैं। तो हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं और अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो कैलेंडर फॉलो किया जा रहा है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। यहाँ पर एक चार्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ईयर्स, तो टाइप्स ऑफ ईयर्स की अगर बात करें तो जनरली दो तरह के ईयर होते हैं। एक तो ईयर होता है जनरल ईयर, हिंदी में इसे कहते हैं साधारण वर्ष, और दूसरे टाइप के जो ईयर होते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर को हिंदी में बोला जाता है अधिवर्ष। अब देखिए, जनरल ईयर और लीप ईयर, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ईयर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होंगे, जनरल और लीप ईयर। पर हमें इनके बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? देखिए, एक जो जनरल ईयर होता है उसमें दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 365 डेज, और एक लीप ईयर के अंदर दिनों की संख्या होती है 366 डेज। तो डे के बेसिस पर हम जनरल ईयर और लीप ईयर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपसे एक ऐसे वर्ष की बात की जाए जिसमें दिनों की संख्या 365 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक जनरल ईयर की बात कर रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि एक ऐसे वर्ष की बात हो रही है जिसमें दिनों की संख्या 366 है, यानी कि 366 है, तो आपको ये समझना होगा कि एक लीप ईयर की बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे आप इस डिफरेंस को याद रखिए। देखिए, इसके अलावा लीप ईयर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। टू आइडेंटिफाई लीप ईयर्स, यानी कि लीप वर्ष की पहचान करना। देखिए, कई सारे ईयर्स होते हैं, कौन से ईयर्स लीप ईयर होंगे और कौन से जनरल ईयर होंगे, तो ये पता करने का क्या तरीका है, इस चीज को हमें समझना है। देखिए, जनरली लीप ईयर को पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है डिवाइड बाय 4। ये एक रूल है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि दिया गया जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसका पहला रूल है कि आप उसको डिवाइड कीजिए किससे, 4 से। दूसरा तरीका है डिवाइड बाय 400। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि हम कौन से ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे और कौन से ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको कोई ईयर दिया है और वो एक नॉन सेंचुरी ईयर है, अब नॉन सेंचुरी ईयर का क्या मतलब हुआ? देखिए, सेंचुरी का मतलब होता है 100, सेंचुरी का क्या मतलब हुआ? 100। तो ऐसे ईयर जो 100 के मल्टीपल नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलता हूं यहाँ पर, देखिए ये जो 1900 है ये एक सेंचुरी ईयर है। क्लियर? और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नॉन सेंचुरी ईयर। तो नॉन सेंचुरी ईयर क्या होगा? 1901 ये एक नॉन सेंचुरी ईयर है। 2001 ये एक नॉन सेंचुरी ईयर है। 1996 ये सभी क्या है? ये नॉन सेंचुरी ईयर है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी ईयर को 4 से डिवाइड करते हो तो एक बार ये जरूर चेक कर लो कि वो एक नॉन सेंचुरी ईयर हो। तो जो भी नॉन सेंचुरी ईयर होंगे उन ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यदि वो ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं तो वो ईयर क्या कहलाएंगे? वो ईयर कहलाएंगे लीप ईयर। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ 2004। अब आप एक चीज़ बताइए कि यदि मैं इस 2004 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? यस, 2004 जो है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये क्या होगा? ये एक लीप ईयर होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 1996। क्या ये ईयर 4 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स ये 4 से डिविजिबल है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ये एक लीप ईयर का एग्जांपल हुआ। और कोई एग्जांपल लें, जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। 2020 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये भी क्या हुआ? एक लीप ईयर का एग्जांपल हुआ। समझ गए आप इस चीज को? तो ये जो हमें यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं ये लीप ईयर के एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन सेंचुरी ईयर है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर? अब जो दूसरा रूल है डिविजिबल बाय 400। तो हमें ये जानना होगा कि वो कौन से ईयर हैं जो 400 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो लीप ईयर कहलाएंगे। सेंचुरी ईयर्स, तो जो भी सेंचुरी ईयर है, अगर आपको ये जानना है कि इन सेंचुरी ईयर्स में से कौन से ईयर्स लीप ईयर्स हैं, तो आप उन्हें 400 से डिवाइड कीजिए। अब सेंचुरी ईयर कौन कौन से होते हैं? 1900 ये एक सेंचुरी ईयर है, 2000 ये एक सेंचुरी ईयर है, 1600 ये एक सेंचुरी ईयर हुआ, 1700, तो ये सब जो हैं सेंचुरी ईयर्स के उदाहरण हैं। अब इन सेंचुरी ईयर्स में से हमें ये जानना हो कि कौन से ईयर्स लीप ईयर हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस चीज को समझिए। देखिए मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ 1600 का। ठीक है, तो इस 1600 को आप 400 से डिवाइड कीजिए, तो ये डिविजिबल है, तो ये एग्जांपल हुआ एक लीप ईयर का। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, 2000, इस 2000 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 400 से, तो ये डिविजिबल है, तो ये एग्जांपल हुआ किसका? एक लीप ईयर का। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 2400। इस 2400 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या हुआ? ये एक लीप ईयर का एग्जांपल हुआ। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं लीप ईयर के, तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिएगा कि हमने किन ईयर्स को 4 से डिवाइड करना है और वो ईयर्स कौन से हैं जिनको हमें 400 से डिवाइड करना है। कभी भी आप सेंचुरी ईयर को 4 से डिवाइड मत कीजिए। मतलब देखिए क्या, अगर मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ 1900 का, अगर आप इस 1900 को 4 से डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये 4 से डिवाइड है तो आपको ये लगेगा कि ये क्या होना चाहिए? एक लीप ईयर होना चाहिए, जबकि मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली ये बात बता दी है कि जो सेंचुरी ईयर्स होंगे वो किससे डिवाइड होने चाहिए? 400 से। तो अब एक बात देखिए कि क्या 1900 400 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये एक लीप ईयर नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीप ईयर्स के। ये सारे लीप ईयर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, और ये सारे ईयर जो हैं ये नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं। और यहाँ पर कुछ ईयर्स हैं जो सेंचुरी ईयर्स हैं, और ये सारे सेंचुरी ईयर्स किससे डिविजिबल हैं? ये 400 से डिविजिबल हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि कौन से ईयर्स जो हैं लीप ईयर्स होंगे बाय द रूल ऑफ 4 एंड बाय द रूल ऑफ 400। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इस पॉइंट में क्या दिया है? टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीप ईयर्स, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। देखिए लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने का क्या मतलब हुआ कि यदि आपको कुछ वर्ष दिए जाएं और आपको ये जानना है कि उन वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो यही चीज हम इस पॉइंट के अंदर समझेंगे और ये जानेंगे कि वो तरीका क्या है जिससे हम लीप वर्ष की संख्या को ज्ञात कर सकें। इस पॉइंट को पढ़िए। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए कुल वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित कीजिए और भागफल प्राप्त होता है तो वह लीप वर्ष की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो जैसा कि उस पॉइंट में दिया गया है, हम इसके अनुसार एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम लीप वर्ष की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है गिवन ईयर्स, यानी कि दिए गए वर्ष। दिए गए वर्षों की संख्या कितनी है? 38 है। अब आपको ये जानना है कि इन 38 ईयर्स में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि ऊपर पॉइंट में लिखा है कि दिए गए वर्षों को 4 से विभाजित कीजिए, तो ठीक है, हम 38 को किससे विभाजित करेंगे? 4 से। तो जब आप 38 को 4 से विभाजित करोगे तो 38 9 बार पूरी तरह से विभाजित होगा, तो भागफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अब इसके अंदर आप देखिए कि ये 9 किसे दर्शाता है? 9 दर्शाता है भागफल को और 2 दर्शाता है शेषफल को। तो ये पूरी स्थिति आपके सामने क्लियर है। अब ऊपर वाले पॉइंट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो भागफल प्राप्त होता है वह भागफल किसको दर्शाता है? लीप वर्ष की संख्या को। तो यहाँ पर आपको भागफल कितना प्राप्त हुआ? 9। तो ये जो 9 है इन 38 सालों के अंदर लीप वर्ष की संख्या को दर्शाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दिए गए कुल वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित करते हो
तो जो भी भागफल प्राप्त होगा वही भागफल लीप वर्ष की संख्या को दर्शाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने होंगे? 9 ईयर्स। तो ये वो तरीका है जिससे हम लीप वर्ष की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब हमें ये जानना है कि कुछ विशेष वर्षों की अगर बात की जाए, जैसे कि 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स और 400 ईयर्स, तो इन ईयर्स में लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर 100 ईयर्स की, तो 100 ईयर्स में लीप ईयर्स होंगे 24 ईयर्स, इसी तरह से 200 ईयर्स में होंगे 48 ईयर्स और 300 में होंगे 72 और 400 ईयर्स में होंगे 97 लीप ईयर्स। तो ये जो टेबल आपको सामने दिखाई दे रही है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? एक सवाल आपके मन में यहाँ पे उठ रहा होगा। अब वो सवाल क्या? सवाल ये है कि अभी हमने ये चीज़ समझी है कि दिए गए वर्षों को 4 से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो लीप वर्ष की संख्या को दर्शाता है। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम 100 को 4 से विभाजित करते हैं तो पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार। और पूरा भाग यदि 25 बार जाएगा तो ये 25 किसको दर्शाता है? 25 दर्शाता है भागफल को। और 25 अगर भागफल को दर्शाता है तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होंगे। चलिए, इसको मैं आपको थोड़ा ठीक से समझाता हूँ ताकि जो डाउट आपके मन में आया है वो क्लियर हो जाए। ये वो सभी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 100 के बीच की हैं। तो 100 वर्षों में 1 से लेकर कहाँ तक बात होगी? 1 से लेकर बात होगी 100 तक। अब 1 से लेकर 100 में ये 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होंगी। तो ये सभी ईयर क्या होने चाहिए? रूल के हिसाब से ये सभी होने चाहिए लीप ईयर। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान दीजिए, 100 जो है वो लीप ईयर नहीं हो सकता। अब 100 लीप ईयर क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि 100 जो है वो एक सेंचुरी ईयर है और कोई भी सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होता है जब वो किससे डिविजिबल हो? 400 से। चूंकि 100 तो 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये एक लीप ईयर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर 25 की बजाय कितना लेंगे? 24 लेंगे। इसलिए 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। हाउ टू रिमेंबर द डेज ऑफ द मंथ, यानी कि साल में जो 12 माह होते हैं उन माह में दिनों की संख्या एक जैसे नहीं होती, पर हमें उन सभी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है ये याद होना जरूरी है। अब देखिए, जो 12 माह होते हैं उनमें दिनों की संख्या कुछ इस प्रकार से हो सकती है। कुछ माह ऐसे होंगे जिनमें दिनों की संख्या 28 होगी, कुछ में 29 और कुछ माह होंगे जिनमें 30 और कुछ के अंदर दिनों की संख्या कितनी होगी? 31 होगी। अब स्टूडेंट इन्हें याद रखने के लिए कई अलग अलग तरह की ट्रिक को फॉलो करते होंगे, कई अलग अलग तरीके से उसको याद रखने का प्रयास करते होंगे, जिनमें से एक तरीका ये भी है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट हर एक मंथ में आने वाले दिनों की संख्या को याद रखते हैं। ये तरीका भी अपनी जगह है। मैं आपको इससे भी एक बेहतर तरीका देता हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से मंथ के दिनों की संख्या को याद रख सकते हो। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे उस तरीके को जिससे आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हो कि किस माह में दिनों की संख्या 28 होंगी, 29, 30 और 31 होगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फरवरी की। अगर मैं फरवरी की बात करता हूं तो जब भी फरवरी एक जनरल ईयर के अंदर होती है, यानी कि एक सामान्य वर्ष की जब फरवरी होती है तो उस फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होगी? 28 होगी। और जब फरवरी होती है लीप ईयर की तो उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। तो हम यहाँ पर क्लियरली इस बात को कह सकते हैं केवल फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें दिनों की संख्या 28 या 29 होती है। अब जो बचे हुए मंथ हैं, यानी कि 12 मंथ में से फरवरी को हटा दो तो कितने मंथ बचे? 11th मंथ बचे। अब इन 11th में कुछ मंथ होंगे 30 डेज के और कुछ कितने होंगे? 31 डेज के होंगे। तो फरवरी को आप छोड़ दीजिए, तो बचे हुए जो मंथ थे जिनमें दिनों की संख्या 30 या 31 होगी तो उसको हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर मैं आपको एक तरीका देता हूँ जिससे आप उन मंथ को याद रख सकते हो जिनमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। तो जो 30 डेज वाले मंथ है उनको याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वो तरीका है जिससे आप उन माह को याद रख सकते हो जिनमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। ACNJU, इसको अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? संजू। तो ये जो संजू है आप बस इसको याद रखिए। अगर आपने इसे याद रख लिया तो आपको वो सभी माह याद हो जाएंगे जिनमें दिनों की संख्या कितनी है? 30 है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर वो कैसे याद रखें जिनमें दिनों की संख्या 31 है? तो जरूरत नहीं है, आप केवल उन माह को याद रखिए जिनमें दिनों की संख्या कितनी है? 30 है। तो बचे हुए सारे माह कितने दिनों के हो जाएंगे? 31 डेज के हो जाएंगे। अब SANJU संजू, इसमें एस से क्या पता चलेगा? एस से आपको ये पता चलता है कि ये सितंबर महीने की बात हो रही है, ए से बात हो रही है अप्रैल की, एन से बात होगी नवंबर की और JU से हम बात करेंगे जून की।
अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ए से तो अगस्त भी होता है और JU से जुलाई भी होता है, लेकिन आपको वे महीने याद रखने हैं जो वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले आते हैं। तो ए से आएगा अप्रैल और JU से आएगा जून। तो SANJU संजू। तो संजू से आपको याद रखना है सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून। अब मैं बात करता हूँ मार्च की। बताइए क्या मार्च संजू में आता है क्या? नहीं आता है। तो मार्च हुआ 31 दिन का। क्या जुलाई जो है वो संजू में आता है? नहीं आता है। तो जुलाई हुआ 31 दिनों का। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान और अच्छा मेथड है जिससे आपको बड़ी आसानी से ये याद हो जाएगा कि वे माह कौन से हैं जिनमें दिनों की संख्या 30 और दिनों की संख्या 31 होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। तो अगला पॉइंट है फाइंड द नंबर ऑफ ओड डेज। ओड डेज की संख्या ज्ञात करना। अब ओड डेज की संख्या तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ओड डेज होते क्या है, अतिरिक्त दिन किसे कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सपोज दिए गए कुल दिनों की संख्या कितनी है? 17। अब देखिए आपके सामने ये 17 दिन है। इन 17 दिनों में से मैं 7 दिन को लेता हूं, तो इन 7 दिन को मैं ये बोल सकता हूं कि ये 7 दिन क्या हो गए? ये एक सप्ताह हो गया। और मैं इसमें से अगर अगले 7 दिन लेता हूं तो 8 से लेकर कहां तक? 8 से लेकर हमें जाना पड़ेगा 14 तक। तो ये कौन सा सप्ताह बन गया? ये बन गया आपका दूसरा सप्ताह। क्लियर? अब देखिए यहां पर बचा कौन सा दिन? 15वां दिन, 16वां दिन और 17वां दिन। तो ये जो 3 दिन यहां पर बचे हैं, क्या हम इन 3 दिन से कोई सप्ताह बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो यही जो 3 दिन है क्या कहलाएंगे? ये 3 दिन कहलाएंगे ओड डेज। क्लियर हो गई ये चीज? तो बढ़िया। चलिए इसको और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए कुल दिनों की संख्या को 7 से विभाजित कीजिए और यदि कोई शेष बचता है तो वो दिन क्या कहलाएगा? अतिरिक्त दिन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कुल दिनों की संख्या को विभाजित करना है 7 से और जो शेषफल बचेगा वही शेषफल हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या को दर्शाएगा। उदाहरण के लिए दिए गए कुल दिनों की संख्या कितनी है? 45। तो हमें इन दिए गए कुल दिनों की संख्या को किससे विभाजित करना होगा? 7 से विभाजित करना होगा। तो ठीक है, जब हम 45 को 7 से विभाजित करेंगे तो 6 बार पूरा पूरा भाग जाएगा और जो भाग जाएगा वो इस प्रकार से। तो शेषफल यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। अब देखिए शेषफल बचा 3 और भागफल बचा 6। तो ये 6 दर्शाएगा किसे? भागफल को, और 3 किसे दर्शाएगा? शेषफल को। अब चूंकि ऊपर लिखे गए पॉइंट में क्या बात कही गई है कि भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही शेषफल अतिरिक्त दिनों की संख्या को दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा आपका 3। तो यही जो 3 है ये किसको दर्शाएगा? अतिरिक्त दिनों की संख्या को। तो हम बड़ी आसानी से ये चीज बता सकते हैं कि 45 दिनों के अंदर अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे? अतिरिक्त दिन बचेंगे 3 डेज। क्लियर है ये चीज? तो अतिरिक्त दिन पता करने का ये तरीका है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक के अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर मैं आपको कैलेंडर के क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो आप अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।